बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर। एस्ट्रोलॉजी की आज हमारी बाकायदा पहली क्लास है। लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें आप तमाम स्टूडेंट्स का तारुफ़ रहा, आप लोगों के साथ गपशप रही, गुफ्तगू हुई, इंट्रोडक्टरी क्लास थी। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहली क्लास, इसका मौजू है जायचे के 12 घर। जायचे के 12 घर क्या होते हैं, जायचा किसको कहा जाता है, जायचे की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। तो आज से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे एक डायग्राम, एक चार्ट सा बना हुआ है, एक रंगीन किस्म का चार्ट है। जैसे हर इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ़ रंगों से भरी होती है, कोई रंग खुशी के होते हैं, कुछ रंग गमी के होते हैं। तो इसी तरह जायचे के अंदर भी मुख्तलिफ़ आप रंग देख रहे हैं। इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग ऑफ 12 हाउसेस इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लास का आगाज़ करने से पहले कुछ सवालात मेरे पास आए हैं, उन सवालात का मैं 1 बाय 1 जवाब दूंगा। आप लोगों का ग्रुप बन चुका है डिस्कशन वाला, और ये मत सोचिए कि मेरी नज़र नहीं है उस पर। मैं बड़ा बाकायदगी से फ्री होके आप लोगों की डिस्कशन को देख रहा होता हूँ। और ये डिस्कशन का जो ग्रुप है, इसके अंदर आप लोगों को ये फैसिलिटी है कि आप एक दूसरे के जहन पढ़ें, सीखें, समझें और एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस करें। अगर आपको इस ग्रुप में किसी को बात अच्छी नहीं लगती, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आप अदब के दायरे में रहते हुए एक दूसरे के साथ अगर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी डिस्कस करेंगे और उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो पढ़ाया जा रहा है। अगर मैंने किसी को अभी तक ये नहीं पढ़ाया कि जायचा बनाने के बाद प्रेडिक्शन कैसे होती है, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी ना मैं आपको समझा सकूं और ना आपको मेरी समझ आए। तो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि जो लेक्चर है उस तक स्टिक रहें। आपके क्वेश्चंस जो हैं, मेरे लिए फ़र्ज़ है मेरा कि मैं आप लोगों को उनके सवालात के जवाब दूं, जो कि हमारा एक प्रॉपर वे है बताने का, डिस्कस करने का। तो आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, क्लास के एंड पे नंबर मैं डिस्प्ले करूँगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चंस थर्सडे तक भिजवा दें। थर्सडे के बाद कोई भी अगर सवाल आपका आएगा, वो फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है थर्सडे से पहले अगर आ जाता है हमारे पास। तो सबसे पहला सवाल है आमना शौकत, हमारी स्टूडेंट। इन्होंने पूछा कि एस्ट्रोलॉजी की यानी इल्म नजूम की कितनी इकसाम हैं और कौन कौन सी हैं। हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वेस्टर्न सिस्टम भी है, वैदिक के अंदर भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। उसमें केपी सिस्टम है, नाड़ी सिस्टम है, और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको पढ़ा जाता है, जिनको समझा जाता है, जिनको सीखने के बाद प्रेडिक्शन की जाती है और बेहतर रहनुमाई ली जाती है। लेकिन ये जितने भी सिस्टम हैं, चाहे आप वैदिक पढ़ें, चाहे आप वेस्टर्न पढ़ें, आप यूनानी या हिंदी जो भी पढ़ते हैं, दोनों में से दोनों की बेसिक सेम है। प्लैनेट्स वही हैं और ज़ोडिक साइंस भी वही हैं, लेकिन प्रेडिक्शन करने का जो अंदाज़ है, जो तरीक़ाकार है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। तो अभी हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से मैं इसको आपको बताऊंगा। कुछ लोग इसको ज्योतिष के नाम से भी बुलाते हैं, और ये चूँकि वर्ड है संस्कृत से निकला है, इसका मतलब है रास्ता दिखाने वाला इल्म। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम एक ब्रीफ डेफिनेशन अगर देखें कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली आपको गाइड करता है कि आपने किस वक्त क्या करना है, आप दूसरों के लिए और अपने लिए उस चीज़ को देखते हुए प्लैनेट्स की पोजीशन को आप किस तरह से आगे लेके चल सकते हैं, किस तरह से मोहतात हो सकते हैं, किस तरह से आप रेमेडीज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रिकॉशंस कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें हमें रेमेडीज़ अच्छी मिल जाती हैं। कि अगर कोई डॉक्टर सिर्फ ये बता दे कि आपको बुखार है और वो ये ना बताए कि दवाई कौन सी खानी है,
तो फिर मेरा ख्याल है डॉक्टर के पास आप नहीं जाएंगे, आप इंतज़ार करेंगे मेरा बुखार शायद खुद ही ठीक हो जाए। तो जब तक आपके पास कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक चीज़ ये आप लोगों के सीखने के लिए भी है, आप जब तक बीमारी की, प्रॉब्लम की तशख़ीस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। अगर आपको ये मालूम हो कि किसी के जायचे में मून ख़राब है, या किसी के जायचे में फ़ाइनेंस का प्रॉब्लम है, या किसी के जायचे में शादी का प्रॉब्लम है, कोई औलाद का प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है वो जान नहीं छोड़ रही, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का सबसे बड़ा टूल ये होता है कि वो रेमेडीज़ के ऊपर फोकस करें। तो इसको भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। अभी हमारा सफ़र बड़ा लंबा है और जब ये लंबा सफ़र ख़त्म होगा और पता भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह। फिर दूसरा सवाल इन्होंने किया कि अल्लाह ताला ने किसी न किसी नबी को इल्म दिया, जैसे कि जन्नात का इल्म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया, क्या ये इल्म नजूम और कौन से नबी से है? इसकी मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं, मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने इसका आगाज़ किया था, फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी इसको मंसूब किया जाता है, फिर बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं उनके भी बहुत सारे नाम जो हैं वो सामने आते हैं। अल-बैरूनी एक बहुत बड़ा नाम है इसके अंदर कि जिसने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। फिर इंसान जैसे जैसे अपना होश संभालता गया, पहले तो सिर्फ़ उसको एक चाँद और सूरज नज़र आता था, फिर जैसे जैसे उसने रिसर्च शुरू की तो उसको पता चला कि आसमान जो है उसमें सिर्फ़ आसमान में चाँद सूरज नहीं है, कुछ सितारे भी पाए जाते हैं, और कुछ सितारे ऐसे हैं जिनके रंग थोड़े से मुख्तलिफ़ हैं, कुछ सुर्ख रंग का नज़र आता है, कोई बहुत ज़्यादा चमकता हुआ नज़र आता है। तो अक्सर आपने आसमान पे देखा होगा कि एक सितारा आपको नज़र आता है रेड कलर में, तो वो मरीख का रंग है, मार्स है। वो दूर से अगर आप ह्यूमन आई से उसको देखें तो रेड कलर का, और एक हमें बहुत ज़्यादा रोशन सितारा नज़र आता है, सितारा बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, तो वो जुपिटर और वीनस जो है वो हमें नज़र आते हैं, ये ह्यूमन आई से। अगर आप उसको टेलीस्कोप से देखें या किसी और चीज़ से देखें तो आपको उनकी शक्ल और नज़र आएगी। तो इंसान जैसे जैसे रिसर्च करता चला गया, पहले ये भी कहा जाता था कि शायद आसमान घूमता है, ज़मीन जो है वो अपनी जगह पे स्टिल है, लेकिन रिसर्च के बाद पता चला कि आसमान जो है उसमें सितारे भी घूम रहे हैं और ज़मीन भी घूम रही है। ज़मीन सोलर सिस्टम में ये जो 12 मंतक़तुल बुरूज हैं सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारा जो सेंटर है वो सन नहीं है, हमारा सेंटर है ज़मीन। क्यों? क्योंकि इस ज़मीन पे आप मौजूद हैं, जायचा आपका बनना है। तो जो शख्स पैदा हुआ है जिस जगह पे उसका जायचा बनना है वो कहाँ पैदा हो रहा है? ज़मीन पे, अर्थ पे। तो सेंटर होता है हमेशा जायचे का ज़मीन, देन उसके बाद जितने प्लैनेट्स हैं उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दूसरा सवाल है कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों सिखा रहे हैं और यूनानी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं सिखा रहे? अभी मैंने पीछे आपको कहा कि बेसिक सेम है, बेसिक्स जो है वो सेम है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज़ द मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ये एंशिएंट, पुरानी है, कदीमी है। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता चला जाता है, आप इस वक्त स्क्रीन पे ये टीवी देख रहे हैं, एक ज़माने पहले इस टीवी का हुजम बहुत बड़ा होता था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता स्लिम होता चला गया, फिर इसमें मज़ीद फ़ीचर्स आते चले गए। आप इसमें यूट्यूब देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, लेकिन अब उस यूट्यूब को इस्तेमाल कैसे करना है? डिस्प्ले तो पुराना टीवी भी, कदीमी टीवी भी दिखा रहा था, डिस्प्ले वो भी करता था, स्क्रीन वो भी दिखाता था, जो हो रहा था ख़बरें उस पर भी नशर होती थी, एंटरटेनमेंट उस पर भी नज़र आती थी, फिल्म्स हम उस पर भी देखते थे, फिल्म्स हम इस पर भी देखते हैं। लेकिन अब यह हमारी चॉइस बनती जा रही है कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हमने यूट्यूब एक टूल है ना, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, आपने उस सॉफ्टवेयर के ऊपर म्यूज़िक सुनना है, आपने कुरान सुनना है, आपने लेक्चर्स उसमें कुछ सुनने हैं, मोटिवेशनल कोई स्टोरी देखनी है, तो वहाँ बहुत कुछ पड़ा होता है।
आपने उसको नहीं देखना, आप किसी और एप्लीकेशन की तरफ चले जाते हैं। जैसे मुख्तलिफ तरीक़ा इलाज है, होम्योपैथ भी है, हर्बल भी है, फिर उसके बाद हिकमत भी है, एलोपैथ भी है। एक डॉक्टर जो होता है MBBS कर लेने के बाद उनको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। अब एक जो शुगर का डॉक्टर है वो हार्ट की सर्जरी नहीं कर सकता, जो हार्ट सर्जन होगा वो आपकी किडनीज़ को नहीं छेड़ेगा, उसके लिए उसी एक्सपर्ट के पास आपको जाना पड़ता है। जिस तरह हर फील्ड के अंदर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स और वेरिएशंस होती हैं, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। वैदिक और वेस्टर्न में डिग्रीज़ का फ़र्क है थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम जायचा आज पढ़ेंगे, उसके अंदर हर हाउस जो है वो 30 डिग्रीज़ के ऊपर डिवाइड किया गया कि 360 को जब डिवाइड करते हैं, 12 घर हैं तो हर घर के हिस्से में क्या आते हैं 30 दर्जे। जबकि वेस्टर्न के अंदर इस तरह नहीं होता, उसमें कुछ हाउसेस के डिग्रीज़ फ़र्क हैं, 3-4 डिग्रीज़ का फ़र्क है उसमें। तो हम इसको सिंपल और मॉडर्न मज़ीद रिफ़ाइन करते हुए लेके चलते हैं ताकि हमें रेमेडीज़ करने में और प्रेडिक्शन करने में आसानी रहे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यूनानी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है यह भी मैंने बता दिया कि आपके जो मंथली मैगज़ीन आते हैं उसमें प्रिंट होता है एस्ट्रोलॉजी के तीनों जो हैं, वैदिक भी है, यूनानी, उनका ज़िक्र होता है। ऐसा क्यों होता है? चूँकि हर मकतबा फ़िक्र के लोग हैं जो उसको पढ़ते हैं, तो इसीलिए जो स्कूल ऑफ थॉट वैदिक को फॉलो कर रहे हैं, जो स्कूल ऑफ थॉट वाले वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं, उन दोनों के लिए उसमें चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन अब ज़माना आहिस्ता आहिस्ता वैदिक की तरफ जाना शुरू हो गया है, एस्ट्रोलॉजी जो है उस तरफ जा रही है कि एक ज़माने में जब टेलीफोन लॉन्च हुआ था तो उसमें सिर्फ कॉल सुन सकते थे, या पहले वो पेजर आते थे, सिर्फ मैसेजिंग आती थी, फिर कॉल आ गई, फिर कॉल के बाद अब स्मार्टफोन्स आ गए। तो हमें मज़ीद तरक्की करनी है, एस्ट्रोलॉजी को कदीम नहीं रहने देना, इसको मज़ीद आगे लेके जाना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतनी ही बेस्ट है तो यूनानी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कबूल क्यों नहीं करती? ये सवाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैदिक वाले वेस्टर्न को कबूल नहीं कर रहे और वेस्टर्न वाले वैदिक को कबूल नहीं कर रहे, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसमें मोहम्मद सुफियान साहब ने पूछा ऐसी कोई किताब तजवीज़ कर दें जिसमें 12 घरों की खुसूसियात लिखी हों। यानी आज हमारा जो टॉपिक है 12 घर, उसकी खुसूसियात आज हम पढ़ेंगे। ये बड़ा अहम सवाल और बड़ा बरवक्त इन्होंने सवाल किया है। इसके लिए किताब मैं बिल्कुल आपको तजवीज़ करूँगा, लेकिन हम आज सॉफ्टवेयर भी आपको देने वाले हैं। आज के इस लेक्चर के बाद जिन जिन लोगों के पास ईमेल्स हैं, मैं आप अपना ईमेल और एंड पे जो मैं नंबर बताऊंगा उस पर आप रब्ता करके अपना ईमेल दें, आप वो सॉफ्टवेयर लें और उसी सॉफ्टवेयर के अंदर 12 घरों की जो खुसूसियात हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं। उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बजाय इसके हम किसी बुक की तरफ जाएं, हम एक ही टूल की तरफ रहेंगे। बुक मैं आपको रेफ़र करूंगा, मैं आगे चल के आपको एक बुक है वो रेफ़र करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सॉफ्टवेयर पे रहेंगे ताकि ज़्यादा खिचड़ी जो है वो ना पक जाए। डॉक्टर जावेद साहब, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यूनानी एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है? तो डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब पहले ही मैं दे चुका हूँ। फिर इसके बाद फरीहा एजाज साहिबा ने पूछा इल्म जफ़र और इल्म नजूम में क्या फ़र्क है? देखें, इल्म जफ़र जो है वो हरूफ का बेस इल्म होता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो जी बोलिए। ये कि जो हमारे डिस्कशन का ग्रुप जो है ना जी, इसमें बहुत एडवांस चले जाते हैं। हमें अगर अपना एक लेक्चर पे रहें, मैंने शुरू में सबसे पहले इसी आपको कहा है कि आप डिस्कशन ज़रूर करें, आप उस ग्रुप में एडवांस जाएं या पीछे जाएं। अभी इन्होंने बोला कि उस ग्रुप के अंदर हमें ज़्यादा आगे नहीं जाना, तो मैं भी इसी बात पे हूँ कि आप लेक्चर की हद तक अगर डिस्कशन करेंगे तो आप लोगों को मेरी भी समझ आएगी और एक दूसरे की भी समझ आएगी। तो अभी आप जितना जानते हैं, आप चाहे इस वक्त प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेहरबानी कीजिए कि कुछ अरसे के लिए आप उन तमाम चीज़ों को भूलें कि जो हम चीज़ सीख रहे हैं इस पे हमारा फोकस रहे। दूसरा सवाल है कि इल्म नजूम के बारे में लोग ये क्यों कहते हैं गुनाह है, अहादीस पढ़कर सुनाते हैं, 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती, जो इन इल्म रखने वालों के पास जाए और अपना मुस्तकबिल पूछे। इसके लिए हमारे इदारे की एक किताब है, कुरान, साइंस और नजूम।
आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं तजवीज़ करूँगा कि ये किताब इतनी महंगी नहीं है, एक सस्ती सी एक बुक है, लेकिन इसके अंदर कुरान, साइंस और नजूम के हवाले से ब्रीफ बड़ा ज़बरदस्त और सारा इसके अंदर बयां किया गया है। आप अगर चाहें तो इदारे से ये किताब ले सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में, चूँकि अभी हमारे पास वक्त मुख्तसर है, ये बुक आपके पास आ जाएगी। जैसे आपने 12 घरों की मंसूबात का पूछ रहे थे, तो ये सवाल अहम है, लोग करते हैं, पूछते हैं। तो कुरान, साइंस और नजूम ये किताब है, ये आपको ऑफिस से मिल जाएगी, आप इसको लेकर इसको स्टडी कर सकते हैं। इरफान शफीक साहब ने पूछा, अगर किसी की तारीख़ पैदाइश का वक्त ना पता हो तो इसका जायचा कैसे बनेगा? अगर किसी का वक्त पैदाइश का ना पता हो तो इसका जायचा कैसे बनेगा? अच्छा जी, अगर किसी का टाइम ऑफ बर्थ नहीं है या किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसका जायचा नहीं बनेगा। मैंने 6 महीने में आप लोगों को चीज़ ये सिखानी है कि जायचा जो बनता है, बर्थ चार्ट जो बनाया जाता है, वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ को लेके ही बनाया जाता है। अगर आपके पास किसी की अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है या टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपने घर में से अपने बच्चों का या किसी ऐसे फ़र्द का जायचा बनाएं जिसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। सिंपल सा आंसर है, अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो जायचा नहीं बनता। अब आपको क्या पता कि जो शख्स पैदा हो रहा है उसका असेंडेंट जायचे का पहला घर क्या है? हर 2 घंटे के बाद फर्स्ट हाउस चेंज हो जाता है, उसमें कोई और प्लैनेट आके, कोई और सितारे आके बैठ जाते हैं। मिनट्स और सेकंड्स के हिसाब से प्लैनेट्स चेंज हो रहे होते हैं। तो अगर 1-2 मिनट का फ़र्क है तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही नहीं टाइम ऑफ बर्थ पता, मैं आखिरी लेक्चर में, एंड में आपको एक टिप दे दूंगा, लेकिन इस 6 महीने में मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो आप इसका जायचा बनाएं। बगैर टाइम ऑफ बर्थ के जायचा नहीं बनता, बगैर डेट ऑफ बर्थ के नहीं बनता। आज हम इंशाल्लाह उसी को बता रहे हैं, अभी आगे चल के ये बताऊँगा। मोहम्मद नदीम साहब ने सवाल किया है कि आपने बताया था कि सीखने के लिए सबसे पहले अपना जायचा बनाएं। मसला ये है कि वक्त पैदाइश मालूम नहीं, मुझे सही बुर्ज का नहीं पता, तो जायचा कैसे बनाऊं? अभी मैं इसका जवाब दे रहा था कि अगर नहीं है तो आप किसी और का जायचा बनाएं, उसको स्टडी करें, पहले इसको सीख लें, पहले सारी चीज़ें सीख लें, अभी इस कन्फ्यूजन में ना रहें। जिनको पता है वो तो अपने जायचे पे प्रैक्टिस करें, जिनको नहीं पता तो बगैर डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के जायचा नहीं बनता। सॉरी टू से ये चीज़ यहीं पे क्लोज़ है, इसको हम मज़ीद डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। तो अब हम बाकायदा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारी आज की क्लास जायचे के 12 घर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ 12 हाउसेस। जायचा, ये जो वर्ड है ना जायचा, ये होता क्या है बेसिकली? इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बर्थ चार्ट, उर्दू में हम इसको कह देते हैं जायचा, मुख्तलिफ ज़बानों में कोई इसको कुंडली कह देता है, मुख्तलिफ इसके नाम हैं कि हर मुआशरा। एक चीज़ मैं आज आपको और बता दूं कि कुछ जुमले मैं ऐसे बोलूँगा, हो सकता है आपके लिए नए हों। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमें ये जायचे का जुमला हमारी ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहा। आप लोगों का फोकस ये होना चाहिए कि आपको वो चीज़ समझ आनी चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अगर आप किसी का जायचा बना रहे हैं और अगर आप उसको ये कह दें कि आपके जायचे में महालक्ष्मी योग लगा हुआ है, उसकी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको तो पता है ना उसका मतलब क्या है। तो अभी हमने कोई ट्रॉफ़ी नहीं लेनी है, इस पे आपने फोकस, जो जुमले हैं इनको अपनी डायरीज़ के अंदर नोट करते जाएं और लिखते चले जाएं। वक्त गुजरने के साथ साथ, प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे 12 ज़ोडिक साइन हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे, प्लैनेट्स के नेम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे, लेकिन उनका फंक्शन क्या है ये आपको कम अज़ कम आना चाहिए। आप अभी ये मत देखें कि ये जुमला मुझे नहीं याद आ रहा, अगर कोई मेरे से पूछ लेगा तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। शर्मिंदगी उस जुमले से नहीं होगी, अगर आपको उसकी समझ ना आई कि उसका मतलब क्या है, शर्मिंदगी तब होती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। इस वक्त स्क्रीन पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को हम जायचा कहते हैं, बर्थ चार्ट, यानी आप इसको चार्ट भी कह सकते हैं। इसी को अगर हम उर्दू में हम इसको जायचा कह देते हैं। जो हम कैलकुलेशंस करते हैं सारी की सारी, जो प्लैनेट्स हैं वो इसी
चार्ट के अंदर घूमते हैं। इसी डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें हो रही होती हैं और इस चार्ट को 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और हर हाउस जो है हमारा डिग्रीज़ के ऊपर आगे चल के प्रॉपर एक लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे एज ऑफ प्लैनेट्स, डिग्रीज़ क्या होती हैं। तो इस वक्त जो स्क्रीन पे आप जायचा देख रहे हैं, ये सबसे पहले अगर हम देखें, ये जहाँ पे मैंने अभी मार्क किया है, सर्कल सा मैंने लगाया है, यहाँ से जायचे का आगाज़ होता है, स्टार्ट होता है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस को हम असेंडेंट भी कहते हैं। फर्स्ट हाउस जो पहला घर होता है उसको हम असेंडेंट कहते हैं। इसको हम लगन भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसको लगना भी कहते हैं, लगन भी कहते हैं, या ताले। अगर इसमें जो भी ज़ोडिक साइन होगा उसको हम कहते हैं ताले बुर्ज, के ताले में कौन सा बुर्ज है, कौन सा ज़ोडिक साइन है, किधर से आगाज़ हो रहा है। तो आसान आप इसको सिर्फ ये समझिए कि यहाँ से जायचे का आगाज़ हो जाता है। ये फर्स्ट हाउस है, असेंडेंट। और इसके बिल्कुल सामने नीचे की तरफ इसको हम कहते हैं डिसेंडेंट। जो नीचे वाला इसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट हाउस है उसको हम डिसेंडेंट कहते हैं। अभी हम वन बाय वन हर हाउस को डिस्कस करेंगे, हर हाउस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जायचा जब भी रीड किया जाता है तो इसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं या इसकी जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है कि फर्स्ट हाउस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ यहाँ से ये आगे चलते हैं और इस तरह से ये अपना सर्कल पूरा करते हुए यहाँ पे आके इस जगह पे आके इनका ख़ात्मा होता है, यहाँ पे आके ये एंड होता है। कि ये जो 12 के 12 घर हैं फर्स्ट हाउस से जब शुरू हुए और उस हाउस से जो एक पीछे वाला घर है इसको यहाँ पे आके ये ख़त्म होते हैं। इस डायग्राम को आप अपने जहन में रखिए। ये डायग्राम आगे चल के बार बार, क्योंकि इसी में ही हमने खेलना है, इसी में हमने सब कुछ करना है। और अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसको बनाने का सिंपल सा फार्मूला है कि आप, अभी मैं रफ सा बना देता हूँ, कि आप एक स्क्वायर सा बना के, बनाने के बाद आप इस कोने को इस नीचे वाले कोने से मिला दीजिए, इस कोने को आप इस कोने से मिला दें। देन यहाँ से आप इसको ड्रॉ करते हुए जितने भी इनके सेंटर्स हैं उनको आपस में मिला देंगे। तो एक रफ सी डायग्राम मैंने ये बना दिया आपके लिए कि इस तरह से अगर आप हाथ से बनाना चाहें तो इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत बुरा बनाया है। जायचे के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है कि सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि अक्सर कुछ सवालात आपके जहन में आते होंगे कि आखिर मेरा मिजाज दूसरे शख्स से क्यों नहीं मिलता, उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं, मेरी ख्वाहिशात पूरी क्यों नहीं होती। मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, उसके पास थोड़े पैसे हैं, या उसके पास ज़्यादा हैं, मेरे पास कम हैं। उसके रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे से तो बात ही नहीं करते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी बात को अहमियत दी जाती है, या मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी बात मानी नहीं जाती। मैं मेहनत करता हूँ उसका मुझे सिला नहीं मिलता। मेरा भाई मेहनत कर रहा है लेकिन उस बेचारे को किसी चीज़ का सिला नहीं मिल रहा। सबके घर में सुख होता है, मेरे घर में सुख ही कोई नहीं है। या मेरा घर बहुत सुकून में है लेकिन दूसरों के घरों में सुकून नहीं है। किसी के पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। किसी के पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। या मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन मेरे जो बाकी बहन भाई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनमें से किसी के पास नहीं है। मेरी औलाद फर्मा बरदार नहीं है, या मेरी औलाद बहुत अच्छी है, लोगों की औलाद अच्छी नहीं है। मोहब्बत की मिली नहीं, या मैंने मोहब्बत की शादी कर ली। मेरी सेहत अभी तक क्यों अच्छी चल रही है, मैंने कौन सी ऐसी खुराक खा ली, या मैं खाता भी अच्छा हूँ लेकिन उसके बावजूद मेरी सेहत ठीक नहीं है। मेरी शादी जल्दी क्यों हो गई, मेरी शादी लेट क्यों हो गई। लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हादसात हो जाते हैं, मैं अभी तक क्यों बचा हुआ हूँ। या खुदा न खास्ता मेरे साथ अगर कोई हादसा हो जाता है
नाउमीदी पैदा हो जाती है। मैंने बाहर जाना है, मैं नहीं जा सकता, मेरे साथ मेरे दोस्तों ने अप्लाई किया था, वो चले गए बाहर, मैं क्यों नहीं जा सका, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं कारोबार क्यों कर रहा हूँ, मुझे नौकरी क्यों नहीं करनी पड़ी, या मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ तो मैं कारोबार की तरफ क्यों नहीं जा रहा। मेरी मोहल्ले में, दोस्तों में, शहर में, माशरे में, मुल्क में, बैरून मुल्क फेम है, लोग जानते हैं, या मुझे क्यों नहीं जानते, मेरा भी फेम होना चाहिए। मैं मेहनत करता हूँ कारोबार में, पैसे तो आते हैं लेकिन सेव नहीं होते, लोग भी खर्चा करते हैं लेकिन मेरा खर्चा आउट ऑफ कंट्रोल क्यों रहता है, या मेरी अखराजात होने के बावजूद मेरी सेविंग हो जाती है। मैं पैदा कहीं पे हुआ लेकिन मैं रहता कहीं और पे हूँ, किसी और मुल्क में रह रहा हूँ, मेरे पास ड्यूल नेशनैलिटी है। तो ये बहुत सारे सवालात इंसान की जहन में आते हैं। ये तो अभी थोड़े से थे जो मुझे याद थे, मैंने आपको बताए। तो इन चीज़ों को कुछ ना कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, या ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ मंसूब होती हैं। आप किसी गाड़ी वाली कंपनी में चले जाएं तो वहाँ पे आपको गाड़ी पसंद आ जाती है। अब वहाँ पे जो नुमाइंदा मौजूद होगा उस शोरूम में, वो आपको उस गाड़ी के फीचर्स बताना शुरू कर देगा। इस गाड़ी में ये भी खसूसियत है, इस गाड़ी में ये भी खसूसियत है, आप इसमें थकेंगे नहीं, आपको नींद नहीं आएगी, आप इसमें खाना भी खाएं, आप इसमें सो भी जाएं। वो इतनी तारीफ़ कर देगा उसकी कि आप मजबूर हो जाएंगे। उस गाड़ी को अगर ले नहीं सकते, सोचेंगे ज़रूर कि जब पैसे हैं तो मैं लूँ। असल में उस गाड़ी का कमाल नहीं है, उसके फीचर्स जो हैं सो हैं, लेकिन जो बंदा उस गाड़ी को, उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने रिप्रेजेंट आपको इस अंदाज में किया कि आप मजबूर हो गए उसको लेने के लिए। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप मार्केट में लेने जाते हैं, उनका बड़ा नाम सुनते हैं, लेकिन जब देखते हैं हाथ में तो आपको वो चीज़ पसंद ही नहीं आती है। या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप उनको नहीं भी लेना चाहते लेकिन मजबूरी में आप ले लेते हैं। जैसे गाड़ी वाले ने आपको इतना फोर्स किया, आपने 2-3 माह वेट करके पैसे जोड़े और गाड़ी ले ली। कोई आपके पास मोबाइल फ़ोन कंपनी वाला बंदा आता है, कहता है इस कंपनी का आप सिम कार्ड ले लें, इस कंपनी में कभी आपकी कॉल ड्रॉप नहीं होगी, आपको फ्री इंटरनेट मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। अब वो कंपनी जो कर रही है वो उसको कर रही है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट जो करने वाला बंदा है, वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ी मैटर करती है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये जो जायचे के 12 घर हैं, 12 हाउसेस हैं, ये किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका ताल्लुक़ किसी न किसी चीज़ के साथ होता है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी, आपका फाइनेंस, आपकी मेहनत, आपका घर, आपकी औलाद, आपकी शादी, आपकी सेहत, आपकी कामयाबी, आपका करियर, ख्वाहिशात, अखराजात, ये सारी चीज़ें, ये तो मैंने वन लाइनर आपको दिया, इसमें हज़ारों चीज़ें हैं, हज़ारों चीज़ें आ जाती हैं। एक घर के अंदर हज़ारों चीज़ें मौजूद हैं। मैं कुछ चीज़ों के ऊपर आज आपकी तवज्जो दिलाऊंगा ताकि जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलें, और फिर आप लोगों की आगे प्रैक्टिस है कि आप उसको कितना लर्न कर सकते हैं। अभी आप इसको लिखते चले जाएं, वक्त गुजरता जाएगा और आप लोग सीखते जाएंगे, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जायचे का पहला घर, फर्स्ट हाउस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। अगर आपने जायचे के पहले घर को समझ लिया तो समझे आपने बंदे का पूरा जायचा बना लिया। अगर आपने फर्स्ट हाउस की आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो समझे आपने 50 to 60% आपका काम क्लियर हो गया। फर्स्ट हाउस, जिसको अभी हम असेंडेंट कह रहे थे, जिसको हम लगन कह रहे थे, ताले कह रहे थे, पहला घर, फर्स्ट हाउस, ये रिप्रेजेंट करता है जिसका भी आप जायचा बनाएं उसकी पर्सनालिटी को। वो गोरा होगा, काला होगा, उसका मिजाज कैसा होगा, उसकी सोच कैसे होगी, वो खुश अखलाक होगा, खुश मिजाज होगा, उसके चेहरे के फीचर्स कैसे होंगे,
उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल है वो कैसी होगी। तो जब भी आप किसी का जायचा बनाएं तो जायचे का जो फर्स्ट हाउस है ये आपको फौरी तौर पे बता देता है कि ये साहिब जायचा किस मिजाज का है। ये गर्म मिजाज है, ये ठंडा मिजाज रखने वाला है, ये बस आएँ बाएँ शाएँ करने वाला है, या बातें करने वाला है, या वाकई संजीदा आदमी है या नहीं है। तो जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर मौजूद होता है, जिसका भी आप जायचा बनाएं उसकी पर्सनालिटी के वो शख्स ज़ाहरी तौर में देखने में कैसा है, नज़र कैसा आएगा, उसका मिजाज क्या होगा, लंबा होगा छोटा होगा, ये चीज़ें भी पता चलती हैं इसमें। गोरा होगा काला होगा, गंजा होगा या नहीं होगा, माथा उसका बड़ा है छोटा है, उसके बॉडी के फेस के जो फीचर्स हैं वो किस तरह के हैं। तो ये सारी की सारी जो एक साहिब जायचा की पर्सनालिटी की रिप्रेजेंटेशन है। अभी हम नहीं देख रहे उसके पास कितने पैसे हैं। आपको क्या पता एक बंदा आपके सामने आके बैठा, आपने उसका जायचा बनाया, वो अमीर है गरीब है या जो भी है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि उसके बच्चे कितने हैं, हम ये नहीं देख रहे वो किस घर में रह रहा है, वो किस गाड़ी में आया है। अभी तो हम सिर्फ वो जो होता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपके लिए जायचा बनाते साथ ही फ़ौरन आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये शख्स किस मिजाज का है। और ये कैसे पता चलेगा? पहले घर को देखते हुए। जायचे का फर्स्ट हाउस ये समझ लिया तो आगे चीज़ें आपके काफ़ी हद तक समझने में आसानी रहेगी। इंसान खूबसूरत है या नहीं है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए सेम ही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होगा कि जायचे का जो पहला घर है ख़वातीन के लिए कुछ और खुसूसियात रखे और मर्दों के लिए और खुसूसियात रखे, ऐसा नहीं होता। तो जायचे के पहले घर में अगर आप किसी मेल का जायचा बना रहे हैं तब भी उसकी वो ज़ाहरी जो उसके जो अपीयरेंस है उसके बारे में बताएगा, उसकी अक्कासी करेगा। और अगर फीमेल है तो उसके लिए भी सेम वही होगा। जायचे के नेक्स्ट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि जब भी आप जायचा बनाएंगे, ये जो नंबरिंग अभी चल रही है, पहला घर दूसरा घर, आगे चल के आप लोगों के जहन में एक सवाल आएगा, क्योंकि अभी ये घर खाली हैं, अभी इस घर में हमने सयारे प्लेस करने हैं, अभी ये घर खाली हैं। जैसे इस बिल्डिंग में मैं मौजूद हूँ तो ये बिल्डिंग रिप्रेजेंट किसको कर रही है कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सिखाने का काम किया जाता है। हमारे साथ एक क्लिनिक है, वहाँ पे वो बिल्डिंग रिप्रेजेंट कर रही है कि वहाँ पे बीमारी जो है उसकी तशख़ीस होती है, उसका इलाज होता है। उसके आगे एक और हमारे बिल्डिंग है जहाँ पे अकाउंट्स का काम होता है। तो अगर एक लाइन में 12 घर हों तो ज़रूरी नहीं कि वो 12 के 12 घर जो हैं उसके अंदर एक ही चीज़ें हो रही हैं। आपके घर के अंदर आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपके मुलाजिम हैं। मैं अगर आपके घर आऊँ और आपसे मैं कहूँ कि आपका मुलाजिम किधर है, आप बगैर देखे कह देंगे वो तो अपने कमरे में है। और अगर मेरा रोज़ आना जाना हो, मुझे पता होगा उसका कमरा कहाँ पे है, कि उसका एक कमरा डिज़ाइन कर दिया गया, उसने रहना वहीं पे है। और उसका रूम रिप्रेजेंट कर रहा है उस मुलाजिम को कि वो वहाँ पे जाके सोता है, वहाँ पे उसने रहना। पोजीशन चेंज हो सकती है, घर की पोजीशन चेंज नहीं होती। मैंने अभी इसी तरफ ही आना है कि अगर आपके घर में बुज़ुर्ग वालिदैन हैं और आपको पता होता है कि इस रूम में मेरे वालिदैन रहते हैं, इस रूम में मैं ख़ुद रहता हूँ, इस रूम में मेरे बच्चे रहते हैं, तो आप जिसके भी कमरे में जाएंगे उसके मिजाज के मुताबिक चीज़ें वहाँ से रिप्रेजेंट हो रही होती हैं। कि वालिद साहब हैं, वालदा हैं, वहाँ पे आपको उनकी मोटी सी ऐनक भी नज़र आ जाएगी, वो मैगज़ीन पढ़ते हैं वो भी नज़र आ जाएंगे, मेडिसिन्स भी नज़र आ जाएंगी। बच्चों के कमरों में जाएंगे तो आपको अगर लड़का है या लड़की है तो पिंक कलर की चीज़ें, ब्लू कलर की चीज़ें, बच्चों के टॉयज़, इस तरह की चीज़ें कि बच्चों का कमरा है। बच्चे कमरे में नहीं भी मौजूद लेकिन जाने से पता चल जाएगा बच्चों का कमरा है। आपका अपना कमरा है, वो आपकी अक्कासी कर रहा होगा। तो इसी तरह हर हाउस जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस का हमने बताया, अब दूसरे घर की जाने बढ़ते हैं। सेकंड हाउस,
पहला घर है और वो पहला ही रहेगा, वो अपनी जगह कभी नहीं बदलता। ये चीज़ अपने जहन में रखें। क्यों नहीं बदलता इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग इधर ही है, ये तब तक मूव नहीं होगी जब तक इसको हम तोड़ेंगे नहीं। ये तोड़ देंगे तो फ्लैट हो जाएगी, अपनी जगह नहीं बदलेगी। तो इसी तरह जायचे का जो फर्स्ट हाउस है वो अपनी जगह नहीं बदलता। दूसरा घर रिप्रेजेंट करता है फाइनेंस को, पैसा, कि एक इंसान ज़िंदगी में जो पैसे कमाता है वो पैसा कितना कमाएगा। दूसरे घर में आपके रिश्तेदार भी होते हैं, रिलेटिव्स। दूसरे घर में बोलना, गुफ्तगू, ये जो मैं अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, अक्सर पुराने ज़माने में माँ ये कहती थी, बुज़ुर्ग कहते थे, नज़र लग गई है। क्या आपने कभी देखा है कोई नज़र को ट्रैवल करते हुए जाके हिट किया किसी को? तो बहुत सारी चीज़ें इस ग्रेविटी में वेव्स की सूरत में ट्रैवल कर रही होती हैं। प्लैनेट्स भी इसी तरह, हमें नज़र तो आ रहा है और वो हमारी बॉडी में किस तरह से उनकी वेव्स पहुंच रही हैं, एक एस्ट्रोलॉजर ने यही सीखना है। दूसरे घर का ताल्लुक दाईं आंख से भी होता है, राइट आई। दूसरे घर का ताल्लुक खुश खुराकी से, ये जो ज़ुबान का चस्का है ना। वैसे एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है, जिसको खाने पीने का चस्का होगा वो हमेशा मालदार ही होगा। क्यों? क्योंकि जिस घर में खाने पीने का उसका चस्का है, अब उस घर में पैसे भी हैं। तो बंदा अगर खाने पीने का शौकीन है तो पैसे होंगे तो शौकीन है। यानी उस घर में अगर वो खाने पीने का शौकीन नहीं है तो इसका मतलब है उस घर में जो बाकी चीज़ें वो भी ख़राब है, उसको भी ख़राब कर रहा है। जो मैं अभी जैसे बता रहा हूँ, पैसा कितना होगा, अब यहीं पे ले लेते हैं एक बंदे के जायचे में दूसरा घर अच्छे और बुरे होते हैं, डिपेंड करता है प्लैनेट्स की पोजीशन के मुताबिक। अभी हम उस पर नहीं जा रहे। अगर सेकंड हाउस में फाइनेंस है और सेकंड हाउस इज़ अ गुड हाउस तो फाइनेंस अच्छा होगा। अगर सेकंड हाउस में कोई एंटी प्लैनेट को बुरा या मैलेफिक प्लैनेट आके बुरा बैठ जाता है तो उसको ख़राब करेगा। तो जब वो एक चीज़ को ख़राब करेगा तो बाकी चीज़ें भी ख़राब, रिश्तेदार ख़राब हो रहे हैं, दाईं आँख का प्रॉब्लम हो सकता है, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर बच्चे जो है वो हकला के बोलते हैं, बचपन में लेट बोलते हैं। तो क्यों ताख़ीर होती है? दूसरे हाउस में कहीं ना कहीं को प्रॉब्लम हो सकती है, हमने उसकी रेमेडी करनी है। जो शुरू में मैं बता रहा था कि हम इसको समझ तो रहे हैं, हमने उसकी रेमेडी भी करनी है। उस पर भी इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। दूसरे घर के अंदर आपके बचपन की ज़िंदगी भी होती है, कि जो पहली दरसगाह होती है ना, बोलने का मैं कह रहा हूँ, कि बच्चा जब माँ की गोद में होता है तो सबसे पहले वो माँ को पुकारता है या बाप को पुकारता है। तो वो पहला जुमला उसका बोलना, मामा, बाबा, इब्तदाई तालीम, कि वो तालीम जो उसको माँ की गोद से मिल रही होती है। एक तो दूसरी तालीम है ना, आपने मैट्रिक करना है, फिर आपने मास्टर्स करना है, वो एक डिफरेंट हाउसेस हैं। ये वो हाउस है दूसरा जो इब्तदाई तालीम को देख रहा है, कि बच्चा पैदा हुआ और उसने सबसे पहले माँ से क्या सीखा, मामा कहना, बाबा कहना, भैया, बहन, मुझे ये खाना है, मुझे दूध पीना है। तो वो जो पहले ज़िंदगी के, बचपन की ज़िंदगी के पहले जुमले हैं वो दूसरे हाउस से देखे जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे घर की तरफ। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट घर है, पहले दो घर भी बड़े इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन ये एक ऐसा घर है जो बड़ा ख़तरनाक घर है। ख़तरनाक इन द सेंस ये नहीं कि इसमें कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, नहीं। तीसरे घर में है इंसान की मेहनत। इस दुनिया का ये कसूल है, हर इंसान की एक फितरत है कि वो सब कुछ हासिल करना चाहता है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। आपका भी दिल करेगा मैं बैठा हूँ, मुझे एक गिलास पानी मिल जाए, मुझे महीने बाद तनख्वाह मिल जाए, मैं मेहनत कर के थक गया हूँ, अब मेरे से मज़ीद मेहनत नहीं होती। तो आपने जितनी मेहनत करनी है, जितनी स्ट्रगल करनी है, आपकी ज़िंदगी की जो हार्डशिप है
जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो मंसूब है तीसरे घर से। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ज़िम्मेदारियों को, स्ट्रगल को, एफर्ट को, मेहनत को। और फिर तीसरे घर के अंदर आते हैं अजीबो गरीब किस्म के जो ख़यालात आ जाते हैं, वहम का शिकार हो जाता है इंसान, वो भी थर्ड हाउस से देखते हैं। छोटे बहन भाई, थर्ड हाउस का ताल्लुक़ होता है छोटे बहन भाइयों से। मैं बड़े बहन भाइयों की भी बात नहीं कर रहा, छोटे बहन भाई, कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है और आप ये देखना चाहते हैं कि उसके पैदा होने के बाद उसका छोटा बहन होगा या भाई होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर कोई मेल प्लैनेट जहाँ पे आके बैठा हुआ है तो वो इंडिकेट करेगा कि इसकी पैदाइश के बाद इसका कोई ना कोई एक भाई ज़रूर होगा। अगर फीमेल प्लैनेट होगा तो इसकी बहन हो सकती है। वो बात की बात है कि क्यों नहीं है या कहीं ना वो डिटेल है, वो डेप्थ में जाके देखने वाली चीज़ें हैं। मैं भी आपको सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ चीज़ों के रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। छोटे बहन भाई, फिर थर्ड हाउस के अंदर शॉर्ट जर्नीज़ भी आती हैं, छोटे सफ़र जो आप एक शहर से दूसरे शहर विद इन कंट्री कर रहे होते हैं, शॉर्ट जर्नीज़, उसका ताल्लुक़ भी थर्ड हाउस से है। आपके पड़ोसी, नेबर्स, आपके जो हमसाए हैं, उनका ताल्लुक़ भी तीसरे घर से है। इसके बाद आगे चलते हैं फोर्थ हाउस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, सबसे अहम घर। ये वो घर है जिसके अंदर हम इंसान का सुकून तलाश करते हैं। चौथा घर मंसूब होता है माँ से, कि आपने अगर अपनी माँ को देखना है, आपकी वालदा, वह फोर्थ हाउस से देखते हैं। आपने अपना ज़ाती घर देखना है, क्या मेरे पास घर होगा, नहीं होगा, मैं किराए के घर पे रहूँगा, मेरे पास गाड़ी होगी, सवारी, वो भी यहाँ से देखी जाती है। ज़मीन, लैंड, एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी, जो असासाजात आपके बनते हैं, एसेट्स बनते हैं, उनका हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस में हम उस चीज़ को देखते हैं कि जिस जगह पे आप रात को जाके अपने घर में सोएं और आपको सुकून मिले, जो आपका अपनी मलकियत है, अपना घर है आपका। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अभी दूसरे घर में तो हमने रिश्तेदार देखे थे, लेकिन फोर्थ हाउस में हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना रिलेशन भी देख रहे होते हैं कि आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ कैसी है। तो फोर्थ हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, फिफ्थ हाउस, पांचवां घर। पांचवां घर, इसका ताल्लुक होता है इंसान की अक्ल के साथ, कि वो कितना ज़हीन होगा, वो कितना समझदार होगा, वो कितना इंटेलिजेंट होगा। पांचवें घर के अंदर एजुकेशन आती है, तालीमी मामलात, वो तालीम जो आप स्कूल्स में लेते हैं। जो इब्तदाई बोलने वाली तालीम तो हम दूसरे घर से देख रहे थे ना, आपने जब पहली दफ़ा माँ, मामा, बाबा कहना शुरू किया, लेकिन अब वो तालीम जो इस दुनिया में रहने के लिए ज़रूरी है, जो आप स्कूल्स में लेते हैं, इब्तदाई तालीम, तो इसका ताल्लुक़ पांचवें घर से है। फिर पांचवें घर में हम औलाद भी देखते हैं कि आपकी औलाद के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं। आपको औलाद की खुशी मिलेगी, औलाद का सुख मिलेगा। पांचवें घर में औलाद का सुख भी होता है और फर्स्ट चाइल्ड भी होता है, पहला बच्चा। दूसरा बच्चा हम किसी और हाउस से देखते हैं, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन जब हमने ओवरऑल अपने बच्चों का सुख देखना है तो वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। पांचवें घर से हम लोग देखते हैं मोहब्बत को भी, प्यार, महबूब, कि अगर आप किसी को गलती से दिल दे बैठे हैं और आपने देखना है कि वो आपके साथ क्या रवैया अख्तियार करेगा, मोहब्बत होगी नहीं होगी, उसका ताल्लुक़ भी पांचवें घर से है।
और अगर ये मोहब्बत जायज़ नहीं है तो ये फिर गलत किस्म की मोहब्बत जो होती है उसको भी हम यहीं से देखते हैं। फिर उसके बाद इनाम, लॉटरी, प्राइज़ बॉन्ड का शौक़ होता है लोगों को, वो भी हम 5th हाउस से देख रहे होते हैं। यानी अनसर्टेन गेन का ताल्लुक़ है कि ऐसा मुनाफा जो इंसान के वहमो गुमान में ना हो और वो उसको मिल जाए, इनाम निकल आए, लॉटरी निकल आए, निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो ये चीज़ें मंसूब होती हैं। 5th हाउस इसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 6th हाउस। ये भी जायचे का बड़ा इम्पोर्टेंट घर है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस को हम देखते हैं, इसमें मौजूद होती है आपकी सेहत, हेल्थ। सेहत कैसी रहेगी? बीमारियाँ, इसका ताल्लुक़ रोग से है, इसका ताल्लुक़ दुख से है, इसका ताल्लुक़ तकलीफ़ से है, पेन से, चोरी से। फिर नौकर, मुलाजिम, जो आपके सर्वेंट्स हैं, उनका ताल्लुक़ भी हम 6th हाउस से देखते हैं। छठा घर रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो अंडर काम करते हैं, आप जिनको पे करते हैं, आपके मुलाजिम हैं, वो आपके लिए कैसे होंगे। फिर 6th हाउस में हम नौकरी भी देखते हैं। नौकर और नौकरी दोनों देखी जाती है छठे घर में। छठे घर में कर्जा, कि दूसरे घर में पैसा है। देखें, डिफरेंट हो गई चीज़ें कि पैसा दूसरा घर है, लेकिन जो कर्ज है, लेना है किसी से, कर्जे के जो मामलात हैं, लोन, वो 6th हाउस से दिखते हैं। अब लोन लिया है, अब बाद में कहीं वो तकलीफ़ का बायस ना बन जाए, रोग ना बन जाए कहीं, तो छठे घर में मेन इनके की पॉइंट्स होते हैं रोग, दुख, तकलीफ़ यानी पेन। इसको वैसे भी हम नहस घर कहते हैं, अच्छा घर नहीं होता ये, लेकिन अच्छा घर कई दफ़ा नहस घर जो है कई दफ़ा बहुत अच्छा भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है, आगे चल के हम इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 7वां घर, अनदर इम्पॉर्टेंट हाउस, हाउस ऑफ मैरिटल लाइफ, लाइफ पार्टनर, शरीक हयात, अज़दवाजी ज़िंदगी। कि अगर एक लड़के का जायचा है तो 7वां घर उसकी बीवी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और अगर आप किसी लड़की का जायचा बना रहे हैं तो 7वां घर उसके शौहर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 7th हाउस शराकतदारी यानी पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, कि किसी के साथ आपने पार्टनरशिप करनी है, शराकतदारी करनी है, बिज़नेस पार्टनरशिप करनी है, कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी शराकतदारी के काम हैं, चाहे वो आपके जीवन साथी से लेके किसी के साथ कारोबारी हद तक हो, वो सारी की सारी चीज़ें 7th हाउस में होती हैं। शॉपिंग, कि शॉपिंग करने के आप कितने शौकीन हैं, वो भी 7th हाउस से देखी जाती है। रोज़मर्रा की इनकम, आमदन, डेली वेजेस, कुछ लोगों को सैलरीज मिलती हैं महीने बाद, कुछ लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं, जब डील मैच्योर हो जाए उसके बाद पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे अफराद ऐसे भी होते हैं जो डेली वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, डेली उजरत, वो हम 7th हाउस से देखते हैं। शादी होगी, नहीं होगी, कब होगी, किस तरह होगी। फिर सेकंड चाइल्ड भी दूसरे घर, 7वें घर में होता है, कि फर्स्ट चाइल्ड हम देख रहे थे 5वें में, और एक घर छोड़ के एक घर हम आ गए 7वें में, तो यहाँ पे हम सेकंड चाइल्ड को देखते हैं। फिर किसी के साथ आपने एग्रीमेंट्स करना है। अभी पीछे जो हमने छठा घर पढ़ा है, छठे घर के अंदर कानूनी मामलात भी होते हैं, जो लीगल मैटर्स हों, लिटिगेशन के मामलात हों, वो 6th हाउस में होते हैं। और 7th हाउस में अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी के साथ को मुआहदा कर रहे हैं, तो उसको 7th हाउस से देखते हैं। आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ धोखा करेगा, क्या करेगा, वो हम 7th हाउस से देखते हैं उसको। 8वें घर की हम बात करते हैं, 8th हाउस। इस हाउस के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ सिखाने की हद तक है, लेकिन अमल करने के लिए नहीं है। कुछ चीज़ों को आप लोगों ने अल्लाह पे भी छोड़ना है, सारी चीज़ें, बल्कि गायब का इल्म अल्लाह ही जानता है। एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसको हमने इसी तरह लेके चलना है, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं प्रैक्टिस करता, ना मैंने सीखी है,
सिर्फ इतनी सीखी है कि पता है कि इस घर में ये चीज़ होती है, और ना कभी किसी को बताई है और ना ही बताने की इजाज़त है, और आप लोगों को भी बताने की इजाज़त नहीं है। 8वें घर में मौत देखी जाती है कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसका जो ख़ात्मा है, जो डेथ हाउस है, उसको 8th हाउस कहते हैं। नाउमीदी, मायूसी का ताल्लुक़ है 8वें घर से। इल्लीगल एक्टिविटीज़, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, फिर हादसात, एक्सीडेंट्स, जो ह्यूमन बॉडी के सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं उसका ताल्लुक़ भी 8वें घर से होता है। डॉक्टर पे जाना, डॉक्टर को भी 8वें घर से देखा जाता है कि आपको अच्छा डॉक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बीमारी हम किसी और घर से देख रहे हैं। अभी देखें, चीज़ें मुख्तलिफ होती चली जा रही हैं कि आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल देखने में जितना मर्ज़ी अच्छा लगे, लेकिन उसके अंदर जिस बंदे ने आपका इलाज करना है, अगर वो बंदा एक्सपर्ट नहीं है तो फिर उस बिल्डिंग ने आपको कोई फ़ायदा नहीं देना। उस बिल्डिंग में मौजूद वो जो तबीब है, वो डॉक्टर है, उसके हाथ में कितनी शिफा है, उसका तरीका इलाज क्या है, वो किस तरह से बीमारी को दूर करता है। अच्छा डॉक्टर मिलना ना मिलना ये भी हम 8th हाउस से देख रहे होते हैं। 8th हाउस से हम ससुराल भी देखते हैं। अब ज़हन में आया होगा तो मौत का घर है या ससुराल भी देख रहे हैं। 8वें घर में ससुराल क्यों देखा जाता है? मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। जब हम जायचे के पहले घर पे थे तो पहले घर में हमने देखा अपने आप को, और हमने जब अपने रिश्तेदार देखने थे तो हम 2nd हाउस पे चले गए। इसी तरह आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका हाउस है 7वां, 7th हाउस, चाहे वो शौहर है चाहे वो बीवी है। तो आपने अगर उसके रिश्तेदार देखने तो उससे एक घर आगे हम देखते हैं। तो इसीलिए 8वां घर जो है इसका ताल्लुक़ ससुराल से भी होता है। फिर विरासती मामलात से भी इसका ताल्लुक़ होता है कि आपके बाप दादा आपके लिए क्या छोड़, आपकी विरासत में क्या कुछ है, इसका ताल्लुक़ भी 8वें घर से होता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, 9th हाउस। ये वो हाउस है कि मैं जब भी जायचा बनाता हूँ तो मैं सबसे पहले इस घर को देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? इस घर की अहमियत से इनकार नहीं हो सकता। हर घर अपनी जगह पे बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस घर की अहमियत इसीलिए क्योंकि सबसे पहले आपसे एक ही सवाल किया जाता है कि मेरा नसीब कैसा, मेरी लक कैसी है। तो 9th हाउस का ताल्लुक़ जो है वो इंसान के नसीब से है, उसकी कामयाबी से है, उसके मज़हब से है, उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, उसका रिलीजन, उसके रिलीजियस मामलात, उसकी स्पिरिचुअलिटी, इससे 9th हाउस का ताल्लुक़ है। बैरून मुल्क सफ़र के अभी हम पीछे 3rd हाउस में पढ़ रहे थे छोटे सफ़र, 9th हाउस में हम पढ़ते हैं लंबे सफ़र, फॉरेन ट्रैवलिंग, कि लंबा सफ़र इसकी ज़िंदगी में है या नहीं है। और सबसे अहम बात कि 9वें घर में मौजूद होता है कि वालिद को आप यहाँ से देखते हैं, बाप को, वालिद को। जैसे हमने 4th हाउस में वालदा को देख रहे थे कि वालदा को अगर देखना है तो आप 4th हाउस में देखते हैं। इसी तरह 9th हाउस में वालिद मौजूद होते हैं कि वालिद को अगर आपने देखना है तो आप 9th हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, मुझे पता है आपके जहन में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से जनरेट करने लगा हूँ एक सवाल कि हमने अभी देखा पीछे, मैं थोड़ी सी ड्राइंग भी यहाँ पे करता हूँ कि जायचे का पहला घर है ये, इसके बिल्कुल सामने 7वां घर जो है वो आपके लाइफ पार्टनर का है, और चौथा घर माँ का है। होना तो ये चाहिए कि इसके बिल्कुल सामने 10वां घर जो है वो वालिद का होना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं है? इंटरनेट के ऊपर कुछ किताबों के अंदर 10वें घर को मंसूब कर दिया जाता है, इससे अगला जो घर अभी हम पढ़ेंगे कि जी ये वालिद का घर है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं एक चीज़ टेक्निकल है लेकिन आप लोगों के लिए सीखना बड़ा ज़रूरी है
कि जब भी आप जायचा बनाते हैं, जायचा बनाने के बाद ये पहला घर है। इसको आप जब वीडियो की फॉर्म में देखेंगे तो उसको 2-3 दफ़ा आप रिवर्स करके देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अभी भी ये आप खुद हैं फर्स्ट हाउस में। यहाँ से आपने अगर अपनी औलाद देखनी है तो वो आप कहाँ से देख रहे हैं? 5वें घर से, 5th हाउस। कि आपने अगर अपनी औलाद देखनी है तो वो आप देख रहे हैं 5वें घर से, 5th हाउस से। और जिस घर से हम आगे चलते हैं, काउंटिंग हमेशा वहीं से शुरू होती है कि ये आपका पहला घर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। कि आप अपनी औलाद देख रहे हैं 5वें में। अब औलाद ने अगर वालिद को देखना है तो वो 5 घर आगे जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो एक टिपिकल सा जो एक दकियानूसी सा फॉर्मूला है उसके मुताबिक चलते रहे। ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि अगर हम 5वें घर से 5 घर आगे जाएं, यहीं से हम गिनती को शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। कि जब हमने अपनी औलाद देखनी थी तो हम 5वें में जा रहे थे, और जब औलाद ने वालिद को देखना है तो वो 5 घर आगे जाएगी, ना कि वो 7 घर आगे जाए। और यहीं से अगर हम अपनी गिनती को कैलकुलेट करें, 1, 2, 3, 4 और ये 5, वापस उसी जगह पे आप आ जाते हैं असेंडेंट पे, लगन पे। तो वालिद को 9th हाउस से देखा जाता है, 10वें घर से नहीं देखा जाता। अब इसकी मज़ीद डिटेल और डेप्थ क्या है आप इसको देखिए, बार बार समझिए, तो ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं 10वें घर की जानिब। इम्पॉर्टेंट हाउस, 10वां घर, इसका ताल्लुक़ होता है आपके करियर से। नौकरी हम देख रहे थे जाके 6ठे घर में नौकरी, लेकिन अब हर बंदे ने नौकरी तो नहीं करनी है। अगर करनी भी है तो किस शोबे में करनी है, किस फील्ड में करनी है, करियर उसका क्या होगा, ब्राइट होगा या बस सो है, किस शोबे को इख्तियार करना चाहिए। तालीम, आपके पास सवाल आता है कि मेरा बच्चा है, बताएं कि वो किस शोबे की तरफ जाए, किस शोबे की तालीम हासिल करे ताकि आगे चल के वो ज़िंदगी में कामयाब रहे। तो अब आप उसका 5th हाउस तो नहीं ना देखेंगे, 5वां घर जहाँ तालीम चल रही है, आप उसके साथ साथ 10वें घर को भी देखेंगे, लगन को भी देखेंगे। लगन क्यों देखेंगे? कि उसका मिजाज कैसा है। 5वां घर वो पढ़ने वाला बच्चा है भी या नहीं है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जाके 10वां घर के करियर जो है उसका, वो करियर किस रुख इख्तियार कर सकता है, किस तरफ जा सकता है। तो 10th हाउस जो है इसमें मंसूब होता है इंसान का करियर, तरक्की, प्रमोशन, मुस्तकिल मिजाजी, करियर स्टेबिलिटी, इंसान के अमाल जो वो काम कर रहा होता है, रोज़ ज़िंदगी में जो काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद 10वें घर से आपके जो मातहत लोग होते हैं, आपके अंडर जो काम कर रहे होते हैं, वो भी यहाँ से देखे जाते हैं कि आप किसी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, फेम, शोहरत कि कुछ ऐसे अफराद हैं, मैं आजकल देखता हूँ एक छोटी सी वीडियो करते हैं, वायरल हो जाते हैं, एकदम से शोहरत मिल जाती है। वो शोहरत बरकरार क्यों नहीं रहती? वो सिर्फ वक्ती शोहरत क्यों होती है? कुछ ऐसे अफराद हैं, इल्लामा इकबाल अपनी ज़िंदगी में भी नामवर थे, अभी भी हैं और दिन ब दिन उनका लिटरेचर है, लोग पढ़ते रहते हैं। ऐसा क्या उनके जायचे में योग बना हुआ था कि उनका फेम ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा? क्यों कायद आज़म अभी तक इतने पॉपुलर हैं? क्यों ऐसी हस्तियां हैं? बहुत सारे पोइट्स हैं जिनको लोग अभी तक पढ़ते हैं, अहमद फराज को पढ़ते हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के बाद भी फेमस हैं। ज़िंदगी में तो थे ही, कुछ हैं जो ज़िंदगी में नहीं थे लेकिन मरने के बाद फेमस हो गए। वो जो फेम है वक्ती मिलेगा या ज़िंदगी में मिलता रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, या आप कोई ऐसा काम कर जाएंगे, हो सकता है मैं एस्ट्रोलॉजी का लेक्चर अभी दे रहा हूँ, ये कहीं इंटरनेट पे चला जाए, और इंटरनेट एक ऐसी जगह है कि अगर 100 साल तक भी वो चलता रहा तो कोई ना कोई तो देखता रहेगा उसको, कोई ना कोई सीखता रहेगा उससे कि आप कौन से ऐसे अमाल कर रहे हैं जिन्होंने आपको शोहरत देनी है।
ज़रूरी नहीं कि आप मीडिया में जाएंगे, कोई एक्टर बनेंगे, एक्ट्रेस बनेंगे तो शोहरत मिलेगी। आपकी अपनी जो आपका फ़न है, जो आपका हुनर है, वो आपको शोहरत देता है। कुछ लोग कुछ ना करके भी मशहूर हो जाते हैं और कुछ करके भी फेमस नहीं होते। तो सबसे पहले कि इंसान की जो पहचान है कि उसका हुनर, उसका करियर, उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर किस रुख होना चाहिए, तो फिर वो शोहरत की बुलंदियों पे या फेम या अपनी फील्ड में उसका कम से कम नाम हो। बहुत सारे लॉयर्स हैं जो कि हज़ारों लाखों की तादाद में हैं, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जिनका बड़ा नाम है। कुछ बैंकर्स हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में बैंकर्स हैं, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जिनका नाम है। कुछ प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, हज़ारों लोगों ने सोसाइटीज़ बनाई हैं, हज़ारों लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जिनका नाम है। उन्होंने अपनी फील्ड नहीं बदली, अपनी फील्ड पे रहे हैं, अपना मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना काम करते रहे हैं। तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर आप किसी को बता रहे हैं उसके करियर का, तो उसको ये एहसास दिलाएं कि आपने अपने इस फ़न और हुनर के अंदर अपना इश्क पैदा करते हुए उसको सीखना और आगे जाना है, तब आपका नाम होगा। एक बंदा मेरे पास आया पिछले दिनों, वो मैं उससे सब्ज़ी लेता हूँ, तो मुझे कहता है, शाह जी बताया मैं कभी मशहूर होऊंगा। तो मैंने कहा यार अपने इलाके में तो तुम मशहूर वैसे ही पहले बहुत हो। तो शोहरत के भी दर्जे हैं, शोहरत के भी दर्जे हैं कि आपने अपने इलाके में फ़ेमस होना है, आपने अपने शहर में फ़ेमस होना है, आपने अपने मुल्क में फ़ेमस होना है। हो सकता है मुझे सिर्फ उर्दू सुनने समझने वाले जानते हों अली ज़िंजानी, मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूँ, हज़ारों लोग मेरे आगे पीछे से गुजर जाते हैं, उनको पता भी नहीं कि ये कौन है। कदर हमेशा उस इल्म, उस नॉलेज से और जो हुनर आपका है उसी से होती है, और वही चीज़ इंसान को फेम देती है, वही चीज़ उसको शोहरत देती है। तो असल में उसका फ्यूचर किस चीज़ में ब्राइट है, ये 10वां घर करता है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, 11th हाउस। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट हाउस है। कोई भी हाउस जो है वो ऐसा नहीं है कि उसमें अहम चीज़ें ना हों। मैं तो अभी सिर्फ आपको सीधा चीज़ें बता रहा हूँ। 11th हाउस, इसका ताल्लुक़ हाउस ऑफ डिज़ायर्स, ख्वाहिशात, कि इंसान की देखें पर्सनालिटी हमने पहले से देखी है, उसका पैसा हम दूसरे से देख रहे हैं, उसकी मेहनत हम तीसरे देख रहे हैं, उसके घर का सुख हम चौथे से देख रहे हैं, उसकी प्यार मोहब्बत, उसकी अक्ल 5वें से देख रहे हैं, वो अक्लमंद है भी या नहीं है, उसका नसीब हम 9वें से देख रहे हैं। अब उसकी ख्वाहिशात जो है वो हम 11वें से देख रहे हैं कि एक शख्स जितना मर्ज़ी खूबसूरत हो जाए, जितना मर्ज़ी बैंक बैलेंस उसका हो, जितनी मर्ज़ी वो मेहनत करे, जितनी मर्ज़ी उसके पास अक्ल हो, जितना अच्छा नसीब हो, लेकिन फिर भी ख्वाहिशात नहीं उसकी पूरी हो रही हैं। कोई ना कोई चीज़ रह गई है कि मेरी ख्वाहिशात, कि मेरी डिज़ायर्स का पूरी हों। फिर जैसे हमने पहले घर से देखा था कि एक शख्स का पैसा दूसरे घर में होता है, इसी तरह जो 10वां घर अभी पीछे हम पढ़ रहे थे, करियर, और करियर का जो प्रॉफिट है कि आपके कारोबार का पैसा, वो उससे हम अगले घर में देखेंगे। 11th हाउस में करियर प्रॉफिट होता है कि आप जो भी काम करें उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। पहले तो इनफरादी तौर पे सेविंग देख रहे थे, बंदा मालदार है या नहीं है, लेकिन अब जो काम कर रहा है, अब हो सकता है पैदा हुआ, वालिद 9वां घर वालिद का है, नसीब अच्छा था, वालिद से उसको मिल गया पैसा, दूसरा घर स्ट्रांग है, लेकिन जब वो खुद काम करना शुरू किया तो क्यों वो लॉस की तरफ चला गया। हो सकता है 11th हाउस ख़राब हो, करियर में उसको प्रॉफिट ना मिल रहा हो। तो 11th हाउस में करियर का प्रॉफिट। फिर दोस्त होते हैं। अब सिर्फ ज़िंदगी में रिश्तेदार मोहब्बत तो नहीं है, दोस्त भी होंगे। सोशल सर्कल 11th हाउस से देखते हैं। छोटे बहन भाई हम देख रहे थे तीसरे घर से, 11th हाउस से हम देखते हैं बड़े बहन भाई, जो एल्डर ब्रदर सिस्टर आपके होते हैं, कि आपके बड़े बहन भाइयों से आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके साथ रिलेशन कैसा रहेगा, वो आपके साथ क्या सलूक करेंगे, कैसे उनके साथ आपके ताल्लुकात होंगे। फिर उसके बाद 11th हाउस से हम अपने बेटा है या बेटी है या बच्चों की जो मैरिटल लाइफ होती है उसको भी देखते हैं। अब वो हम यहाँ से क्यों देख रहे हैं?
आपने जब अपनी मैरिटल लाइफ देखनी थी तो आप 1 से गिनती करते हुए 7वें की तरफ गए थे। तो जब आपने अपने बच्चों की मैरिटल लाइफ देखनी है तो आप 5 से गिनती करते हुए जब 7th हाउस आगे जाएंगे तो वो बनता है 11th हाउस, कि बच्चों का सुख और बच्चों का अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख देख रहे हैं 5वें में जो आपके लिए, और उनका अज़दवाजी सुख देख रहे हैं 11th हाउस में। इसके बाद हम आगे चलते हैं ज़ायचे का 12th हाउस, लास्ट हाउस, आखिरी। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट घर है। ज़िंदगी में सिर्फ पैसे नहीं कमाने, ज़िंदगी में ख़र्चे भी करने हैं, बग़ैर उसके गुजारा नहीं होगा। तो 12th हाउस जो है इसका ताल्लुक़ अखराजात से है, एक्सपेंस कि जो आप के ख़र्चे कि 12वां घर अगर बड़ा अच्छा होगा तो ख़र्चों को बढ़ा देगा, अगर 12वां घर ख़राब होगा, ये वैसे ही हम ज़ायचे में इसको नहस घर भी कहते हैं। अब अभी हम सारे हाउसेस को पढ़ेंगे कि कौन से हाउसेस बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे होते हैं, कौन से हाउसेस बाय डिफ़ॉल्ट बुरे होते हैं। अब जैसे छठे घर में बीमारी है, अब कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा बीमारी का घर अच्छा, बहुत ज़्यादा इसको हम स्ट्रॉन्ग कर दें, इसको हम एक्टिव कर दें। बीमार तो कोई नहीं होना चाहता। अब कोई नहीं चाहेगा 8वें घर में हादसात हैं, हम इसको ताकतवर कर देते हैं, ससुराल से ताल्लुकात अच्छे होंगे, पता चले गाड़ी ठुक जाएगी। तो इसी तरह 12वां घर जो है इसमें अखराजात होते हैं, एक्सपेंस। फिर छठे घर में हम देख रहे थे कर्ज़। अब कर्ज़ उतारने का घर भी 12वां है, क्योंकि ख़र्चे आपने पैसे लौटाने हैं। आपके पैसे लौटाएंगे तो एक्सपेंस होगा तो वापस करेंगे ना, आपके पैसे होंगे तो देने। तो 12वें घर में हम कर्ज़ उतारने को भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद 12वां घर जो है इसका ताल्लुक़ नज़र बद से भी है, हासदीन, दुश्मन, खुफिया दुश्मन, कि दोस्त आपने पाल लिए, बग़ैर दुश्मनों को कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फिर जादू टोना, सिफली अमाल, ब्लैक मैजिक, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। ये सिर्फ सीखने के लिए आपको बता रहा हूँ, कभी भी किसी का जायचा बना के ये नहीं कहना आप पे जादू है, ठीक है। इन चीज़ों से लोगों को बचाना है आपने, तो इन चीज़ों को मंसूब करना है आपने। जो रिप्रेजेंटेशन है 12th हाउस की, तन्हाई, अकेलापन, कैदोबंद, जेल हो जाना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, कि बीमारी हम छठे से देख रहे हैं, डॉक्टर हम 8वें से देख रहे हैं, और हॉस्पिटलाइज हो जाना, बीमारी पे ख़र्चा होना, वो हम 12वें घर से देख रहे हैं, हॉस्पिटल में रहना। फिर 12th हाउस में चैरिटी वर्क भी होता है, खल्क़े खुदा की खिदमत करना, क्योंकि ख़र्चा है ना, देने वाला सारा काम 12वें घर ने लिया हुआ है। एक चीज़ बस इसके पास होती है जिसको हम अच्छा भी कह सकते हैं या जिसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अच्छी लगे, इस हाउस के अंदर होती है इमिग्रेशन, ड्यूल नेशनैलिटी, कि अगर आपने किसी और मुल्क जाना है, वहाँ पे सेटलमेंट लेनी है। 9th हाउस में हम देख रहे हैं फ़ॉरेन ट्रैवलिंग। मैं बड़ी दफ़ा जाता हूँ मुख्तलिफ़ ममालिक में, लंबे सफ़र किए, फिर वापस आ जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई मुस्तकिल क़याम नहीं है। लेकिन मुस्तकिल अगर क़याम करना है, आपने माइग्रेट करना है, इमिग्रेशन करनी है, क्या आपको ड्यूल नेशनैलिटी मिलेगी, आपको कोई और पासपोर्ट मिलेगा, आप किसी और मुल्क के सिटीज़न बनेंगे, तो फिर वो आप 12वें घर से देखते हैं, 12th हाउस से देखा जाता है। आप क्या पूछना चाह रहे थे? आप 12वां घर अच्छा करेंगे बुरा करेंगे? 12वां घर बाय डिफ़ॉल्ट इसको नहस कहा जाता है, लेकिन कोई भी घर ज़ायचे में ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। डिपेंड करता है कि उस घर की अभी इन घरों में आके लोगों ने रहना है, लोग मतलब सियारे। अभी ये सिर्फ हम घर पढ़ रहे हैं कि ये 12 घर बन गए हैं, इनके अंदर ये फ़ीचर्स हैं, इनमें क्या कहते हैं, अच्छे फ़ीचर्स हैं इन घरों के अंदर, बुरे फ़ीचर्स भी हैं, उनको यूज़ करने वाले अभी इन घरों में नहीं आए। तो ये घर अपनी जगह पे रहेंगे। अभी आगे वाले लेक्चर्स में इनको हाउसेस के अंदर पैसा है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, मेहनत कैसे करनी है, खुश कैसे रहना है, गम जो है वो किस तरह होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आगे चल के आती रहेंगी।
मैं अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, बल्कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट करने लगा हूँ कि स्क्रीन के ऊपर आप लोग एक नंबर देख रहे हैं, इस नंबर को याद कर लें बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने अपना मोबाइल नंबर याद किया हुआ है, क्योंकि जो भी आपने सवाल है इसी नंबर पे करना है। ये मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, आज की क्लास के बाद अभी मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर भी 5 मिनट लगाऊंगा। सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने 5 मिनट्स अभी देने हैं। इस नंबर पे आप राब्ता करें, इस नंबर पे अपना ईमेल सेंड करें। जिनके नंबर्स और ईमेल्स पहले से मौजूद हैं उन सब को सॉफ्टवेयर सेंड कर दिया जाएगा, और जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ लैपटॉप पे चलता है, सिर्फ लैपटॉप पे चलेगा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलेगा, एप्पल या मैकबुक के ऊपर वो नहीं चलेगा, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर वो नहीं चलेगा। सॉफ्टवेयर आपके पास होना इसीलिए ज़रूरी है, आप ज़रूरी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव को लैपटॉप लें, कोई सस्ता सा भी ले लें ताकि आपका काम चलता रहे, क्योंकि हम आगे चल के सारी प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर पे करेंगे और सारी चीज़ें आपको उसी सॉफ्टवेयर के अंदर से मिलती रहेंगी। तो इस नंबर पे आप राब्ता करके वो सॉफ्टवेयर जो है वो आप ले सकते हैं। और अभी मैं आपके सामने ओपन करने जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर को। ये सॉफ्टवेयर जब आप लोगों के पास आएगा, इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको एक वीडियो भी मिलेगी। पहले आपने उस वीडियो को देखना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना। सबसे पहले आपने उस वीडियो को देखना है ताकि आपको इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस और प्रोसीजर है वो पता चले, इस सॉफ्टवेयर को क्रैक कैसे करना है वो आप लोगों को मालूम हो। और जब आप इसको क्रैक कर लें, अभी आपने सॉफ्टवेयर के अंदर जाके कोई उल्टे सीधे फीचर्स नहीं छेड़ने, सिर्फ इंस्टॉल करना है। और अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सिर्फ उस चीज़ तक रहना है, बाकी आप अंदर जाके जो मर्ज़ी एक्सप्लोर करें वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन अभी पहले छलांग नहीं मारनी है। पहले पैराशूट पहन लें, फिर उसके बाद छलांग मारनी है। इस सॉफ्टवेयर को आपने जब इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने के बाद ये एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। इस विंडो को जब आप करेंगे तो टॉप पे लिखा हुआ है मेन, कि सबसे पहले फाइल है, एडिट है, यूटिलिटीज़ हैं, प्रेफरेंसेस हैं, और 5वें नंबर के ऊपर लिखा हुआ है मेन। मेन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाती है नीचे, इसका नाम है कराकस लिस्ट। अभी इस वर्ड का मतलब क्या है ये आप छोड़ दें, ये आपके अभी समझने के लिए नहीं, आगे चल के बताऊँगा, बल्कि आगे चल के खुद ही समझ आ जाएगी। कराकस लिस्ट, कराकस का मतलब ये होता है मंसूबात। चलो मैं बता दिया आपको मंसूबात कि कराकस लिस्ट जो है वो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबरिंग लिखी हुई है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 के 12 घर हैं, और उन घरों के अंदर जो जो चीज़ें मंसूब हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। कि फर्स्ट हाउस के अंदर जो जो चीज़ें मंसूब हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी, और जो चीज़ें सेकंड हाउस के अंदर मौजूद हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। थर्ड हाउस के अंदर क्या क्या चीज़ें मंसूब हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये इंग्लिश में है, अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती तो आप गूगल पे जाके ट्रांसलेट कर सकते हैं, गूगल पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर फिर भी कहीं फंस जाएं तो हम हाजिर हैं, कोई वर्ड आपको समझ नहीं आएगा तो मैं इंशाल्लाह थर्सडे से पहले आप अपने सवालात भेजिएगा तो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। आज आप लोगों का टेस्ट भी है, और वो टेस्ट ये है, मैं टेस्ट के हवाले से बड़ी सख्ती करता हूँ, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। 6 महीने आप लोगों ने अब इस चीज़ पे पैसे लगा रहे हैं, ख़र्च कर रहे हैं, और पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, टाइम इम्पॉर्टेंट होता है ना। ये दोबारा वक्त आएगा, हो सकता है अगले साल मैं मौजूद ना हूँ, हो सकता है अगले साल आपको मौका न मिले ये सीखने का। तो कोशिश करें कि टाइम की कदर करें। आपके पास ये सॉफ्टवेयर जैसे ही आ जाए तो आप सब ने 12 घरों की सिर्फ 20-20 खसूसियात यहीं से देख लें, कॉपी कर लें, चोरी कर लें, देख के लिख लें,
लेकिन 20 खसूसियात आपने एक साफ़ सुथरा सा पेपर लेना है, नीट एंड क्लीन। उसके ऊपर आपने उर्दू में, इंग्लिश में या पंजाबी में, ये 3 ज़ुबानें मुझे समझ आती हैं बस। अगर आप रोमन उर्दू लिख लेते हैं, जैसे आप मोबाइल की मैसेजिंग आप कर रहे होते हैं, उस तरह भी आप लिख सकते हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ अपनी डायरी बनाइए, उसके अंदर सिर्फ 20 ईच आपने खुसूसियात लिखनी है। और अगर आप डायरी नहीं बना रहे तो आप अपने कंप्यूटर में, वर्ड में भी इसकी फ़ाइल बना सकते हैं, टाइप कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो मुझे वेडनेसडे तक 20 खुसूसियात चाहिए, जो नेक्स्ट क्लास थर्सडे तक, इवन अगर आप अपना टेस्ट नहीं भेजते, सवालात आपने भेजने हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे ये वेडनेसडे तक आप लोगों का जो टेस्ट है वो मिल जाना चाहिए। और कोशिश करें कि अगर आज आपको लेक्चर मिल रहा है या कल आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है, उसी वक्त इसको देखें, समझें, वाइंड अप करें और उसके बाद रोज़मर्रा के अपने मामलात में बिज़ी हो जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।